हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनुज है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं कैसे ट्रक ड्राइवर बना, ये एक लंबी कहानी है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 8वीं कक्षा में था तभी मैं समझ गया था पढ़ाई में मेरा कुछ नहीं बनने वाला, ये दिमाग में घुसती ही नहीं। इसीलिए 8वीं के जब एग्ज़ाम आने वाले थे उससे पहले ही मैंने अपने पिता को समझाने की कोशिश की थी कि मैं इससे आगे पढ़ना नहीं चाहूँगा, कोई काम सीखना चाहूँगा। और मेरे पिता ने भी मुझे बड़े प्यार से समझाया था। 2 चमाटे मेरी गाल पर मारी थी, लेकिन मैं ज़िद्दी था, मान नहीं रहा था। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ना चाहता। मेरे पिता ने काफ़ी पीटा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं कहता रहा मैं आगे पढ़ना चाहूँगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब मेरे पिता ने 2 बार कोहनी मेरी पीठ पर मारी, मेरी सांस बाहर निकल आई थी और मैंने कहा पढ़ूंगा 10वीं तक पढ़ लूँगा। इस तरह 2 साल मैंने और निकाले थे। 10वीं के बाद फिर से मैंने अपने पिता को कहा था मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। इस बार मैं बड़ा हो गया था। मेरे पिता ने 2-3 बार कोहनी मेरी पीठ पर मारी थी। भले ही मेरे सांस रुक गई थी, लेकिन मैंने अपनी बात मनवा ली। मेरे पिता ने कहा भाड़ में जा जो तू करना चाहता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान था। मैं पड़ोस के अपने दोस्त के पिता के साथ ट्रक सीखने में लग गया था। कुछ ही दिनों में थोड़ा बहुत ट्रक चलाना मुझे आ गया था। उसके बाद मैं उनके साथ ही लंबे लंबे टूर पर जाता। बहुत चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन ट्रक चलाने को बहुत कम मिलता। खाली रास्तों पर मैं ट्रक चलाता। इस तरह धीरे धीरे ट्रक भी सीख गया। उनके साथ मैं 1 साल तक रहा था। उसके बाद मेरा छोटा भाई अनुज, मैंने उसे भी ट्रक सीखने के लिए अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन हमारा वो पड़ोसी बहुत कमीना था। मुझे कुछ नहीं दिया करता था, सारे पैसे खुद रख लेता था, जबकि मैं तो सामान रखने और उतारने में भी मेहनत किया करता था। तभी मेरे पिता ने कहा था वहाँ उस आदमी के पास काम करके कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें अपना ट्रक लेना चाहिए। लेकिन गरीब अपना ट्रक खरीद नहीं सकते। मैं मायूस हो गया था, लेकिन किसी ने मेरे कान में ये बात डाल दी कि गरीब ट्रक खरीद नहीं सकते, लेकिन रेंट पर तो ले सकते हैं ना। मैंने एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ लिया जिसका वो टूटा हुआ ट्रक था, वो रेंट पर दिया करता था और मैं उसे अपना ही मानने लगा था। मैं अब उस ट्रक को लेकर बहुत भारी वजन का वो माल दूसरे राज्य में पहुंचाने का काम करने लगा था और मेरे साथ मेरा भाई होता था। मेरा भाई बिल्कुल मेरी तरह ही था। उसके दिमाग में भी पढ़ाई घुसती नहीं थी और वो चाहता था पढ़ाई से कैसे छुटकारा पाए। मैं पिता से काफ़ी बार पिटा था, इसीलिए मेरे छोटे भाई को मेरे पिता ने पीटना सही नहीं समझा। मुझे कई बार जलन होती थी। मैं चाहता था थोड़ा बहुत वो भी पिटे, क्योंकि हर बार अगर आप ही पिटे तो बुरा लगता है। छोटे भाई की भी थोड़ी बहुत पिटाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो बचा रहा। इस तरह रेंट में लेकर हम वो ट्रक से ठीक ठाक पैसे कमाने लगे थे। 5 साल तक उस रेंट वाले ट्रक को मैं चलाता रहा। मेरा भाई मेरे साथ, उसे भी अच्छी तरह से ट्रक चलाना आ गया था। मैं तो पहले से ही ट्रेंड था और 5 सालों बाद हमने उस पुराने ट्रक को खरीद ही लिया। इस तरह से हम ट्रक के मालिक बन चुके थे। जो रेंट हमें देना पड़ता था वो अब बिल्कुल नहीं दे रहे थे। सारे के सारे पैसे बच रहे थे और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम लंबे लंबे टूर पर जाते। कई बार ऐसी जगह सामान छोड़ना पड़ता जहां जाने की ख्वाहिश हम हमेशा से किया करते थे और वहां 2-3 दिन घूम कर भी आते। मालिक होने का फ़ायदा होता है, नौकर को वो करना पड़ता है जो मालिक कहते हैं। अपने ट्रक के हम मालिक थे। अब सामान को उतरवा कर वहाँ अच्छी तरह से घूमते। हम गोवा भी गए थे। हम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, देश का वो कौन सा राज्य था जहाँ पर हम नहीं गए, और हमारे सपने पूरे होने लगे थे। घर भी अच्छे से चलने लगा था। अब हमने एक बड़ा मकान बनाया था। ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पिता को मुझ पर गर्व था। जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, मेरे पिता उस समय रो रहे थे। उन्हें लगता था मेरा कुछ नहीं बनेगा और मैं भी बिल्कुल नाकाम रह जाऊंगा। लेकिन जब पैसे घर में आने लगते हैं तब सबको समझ आने लगती है। मेरे पिता भी समझ गए थे। मेरे पिता तो कहा करते थे अब मैं वो काम करना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ टूर पर चलता हूँ।
तुम अनुज को घर पर रहने दो, मुझे ले जाया करो। तब अनुज ने मेरे पिता से झगड़ा किया था और मैं भी अपने पिता को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। मैं और अनुज हर जगह घूमते रहते और इस बार हमें लोड लेकर उत्तर प्रदेश से आगे जाना था। ये बॉर्डर के ही करीब था, यानी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर पर बना हुआ एक शहर। लेकिन हमें छत्तीसगढ़ से निकल कर जाना था। मैं तो ओडिशा में कुछ दिन घूमना चाहता था, लेकिन मेरा भाई कहे जा रहा था हमें जल्दी वहां पर जाना है और जल्दी वापस आना है। उसने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी और उसका जल्द ही जन्मदिन आने वाला था। वो लड़की से बॉयफ्रेंड नहीं मानती थी, लेकिन ये उसके पीछे पड़ा हुआ था। आखिर जिंदगी में एक लड़की तो हाँ कर दे। उसकी शक्ल ही बिल्कुल सुअर जैसी थी, तो कोई लड़की उसे हाँ करती ही नहीं थी। वो बहुत कोशिशें किया करता था और एक सुंदर लड़की जो उसकी दोस्त बनी थी, वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। कोशिश में लगा हुआ और जल्द ही वापस जाने की जिद थी उसकी जिद के आगे मुझे भी झुकना पड़ता था। इसीलिए लगभग 2 दिनों तक लगातार ट्रक चलाना था। हम छत्तीसगढ़ में थे और ये रास्ते वीरान और बीहड़ वाले थे और यहाँ रात के लगभग 11:30 बजे हम एक ढाबे पर पहुंचे थे। आगे रास्ता घुमावदार था, ज़्यादा लंबा था, लेकिन मेरे भाई ने गूगल मैप में एक छोटा रास्ता भी ढूंढ निकाला था। उसने कहा ये घुमावदार हाईवे जंगल के पार घूम कर जाता है, जबकि अगर हम जंगल के बीच से जाएं तो बहुत छोटा रास्ता है, लगभग 40 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा इतना ज़्यादा, इससे तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं। 40 किलोमीटर कहें तो 1 घंटे का फर्क बड़ी आसानी से पड़ जाएगा। उस ढाबे पर हम रुके हुए थे और वहां प्लान बना रहे थे। ढाबे का मालिक रात के वक्त हमारे लिए खास तौर पर खाना बनाकर लाया था जो हमें पसंद था। रात को पराठे खाना चाहते थे हम, लेकिन यहाँ वो कह रहा था रात को पराठे मिलते नहीं। हमने कहा भाई 20 रुपए ज़्यादा ले ले, पराठे बना दे। इसीलिए वो ढाबे का मालिक खुद पराठे बनाकर लेकर आया था, हमारे साथ बैठ गया। उसका कहना था कि रात को लगभग 11 बजे वो ये ढाबा बंद कर देते हैं। हम यहाँ पर रुके हुए हैं, इसीलिए उसने ये ढाबा खोल रखा है। जब हम खाकर यहाँ से चले जाएंगे तो वो ढाबा बंद कर देगा। हमारे करीब ही बैठा था। हम प्लान बना रहे थे, जंगल के बीच से जाएंगे, ऐसे होगा ट्रक तेज रखेंगे, कहीं वहाँ कोई हमें मिल ना जाए। तभी वो ढाबे का मालिक हमें कहने लगा, साहब उस तरफ से मत जाइएगा, आप घूम कर ही जाइए। 40 किलोमीटर कम लगते हैं, लेकिन बहुत कहानियां हैं उस जंगल की। मैं खास तौर पर हैरान होकर उससे सवाल पूछ रहा था, कहानियां? कैसी कहानियां? कोई लुटेरे तो नहीं वहां पर? उसने कहा नहीं नहीं, वहां लुटेरे हो ही नहीं सकते। उसे भूतिया जंगल कहा जाता है। कहते हैं जो वहां से गुजरता है कई बार वो जिंदगी से गुजर जाता है। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन तभी अनुज बोला, अरे लुटेरे वुटेरे कुछ नहीं होते और भूतों पर हम यकीन ही नहीं करते। ये आदमी बेवजह ही डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ढाबे का मालिक कह रहा था, साहब मुझे यहाँ काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं और उस जंगल की बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली है। मैं आपको सलाह दूंगा, आप आगे जाइए ही मत। यहाँ पीछे रूम्स बने हुए हैं, एक कमरा ले लीजिए, मैं सस्ते में ही कर दूंगा। 500 रुपये में एक रात आपको रहने को मिल जाएगी। तभी अनुज बोला, देखो कितना चालाक है, कहानियां बनाकर अपना कमरा बेचने की कोशिश कर रहा है। ढाबे का मालिक कह रहा था, नहीं साहब अगर ऐसी बात है तो मुफ्त में रह लीजिए। हम दोनों मना करने लगे थे। मुझे कुछ डर लग रहा था। जब हम उस ढाबे से निकले, मैंने अपने भाई को कहा, तो चले लंबे रास्ते से। उसने कहा, भैया आपको उस पर यकीन है? कितने सालों से हम ट्रक चला रहे हैं, कैसे कैसे रास्ते से नहीं गुजरे। हम वो अंडों वाले रास्ते से भी गुजरे जहाँ लुटेरे थे, कांच पर अंडे मार रहे थे। हमने वाइपर चलाया ही नहीं, वहाँ से निकल आए थे। यहाँ आपको लगता है भूतों से सामना होगा? अरे झूठ बोल रहा है भैया, झूठ बोल रहा है। ऐसे रास्तों की सुरक्षा के लिए ये चालाक लोग हैं, अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं। मैं लंबे रास्ते से जाना चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने जिद करनी शुरू कर दी, भैया उस रास्ते से चलो, जल्दी पहुंच जाएंगे। देखो मेरी गर्लफ्रेंड का अगर जन्मदिन निकल गया ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा भैया। इससे सुंदर लड़की मुझे नहीं मिलेगी। पहली तो लड़की है जो कुछ बात करती है, बाकी तो थूक कर चली जाती थी। अब मेरे भाई पर मुझे तरस आ रहा था। बेचारा बहुत ज़्यादा तरसा पड़ा है।
उसे कोई लड़की चाहिए जो जल्दी से उससे शादी कर ले, लेकिन मैं चाहता था कि वो सुधर जाए। वो सुधर नहीं रहा था। अब मेरे पिता उसे पीटते भी तो नहीं थे, कैसे सुधरता। तो मुझे लगा चलो उसकी बात बनती है तो मैं भी ज़रा कोशिश कर ही लेता हूँ। हम जंगल के उस रास्ते से आगे बढ़ने लगे थे जिसे भूतिया बताया गया था। उस जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। सड़क बीच बीच में टूटी हुई थी, लेकिन खड्डे इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे कि ट्रक के टायर वहाँ से गुजर ना पाते। तो मैंने रफ्तार कम की ही नहीं, बड़ी तेज़ी से उस जंगल से गुजरते गए। ये लगभग 40 से 60 किलोमीटर का रास्ता था जो हम आसानी से पार करना चाहते थे। लेकिन जब हम ट्रक से गुजरते जा रहे थे, उस जंगल के बिल्कुल बीच में हमें एक लड़की दिखी जिसने साड़ी पहन रखी थी, घूंघट भी सर के ऊपर लिया हुआ था। और उसे देखते ही मुझे पहले लगा यहाँ कोई गड़बड़ है, शायद यहाँ लुटेरे हैं। लेकिन उस लड़की ने कोई हाथ नहीं दिया, चुपचाप चले जा रही थी। तभी अनुज ने कहा, भैया ट्रक धीरे करो, धीरे करो। मैं कह तो रहा हूँ भैया धीरे करो। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा कर लिया। उसके बाद हम उस लड़की से ज़रा ही पीछे थे। ट्रक काफ़ी धीमा जा रहा था। अनुज कह रहा था, भैया देखो रास्ता सुनसान है, यहाँ से कोई गुजरता नहीं। यहाँ के लोग इस जगह को भूतिया मानते हैं। बेचारी लड़की इतना लंबा सफ़र कैसे करेगी भैया, कैसे करेगी? सोचो, भगवान का वास्ता है, इसकी मदद करते हैं। मैं उसे कह रहा था, नहीं नहीं, मैं ट्रक नहीं रोकने वाला। देखो एक तो जगह भूतिया है, चलो भूतिया ना भी सही, मुझे लगता है यहाँ पर चोर लुटेरे हैं, हम रुकेंगे वो हमें लूटने की कोशिश करेंगे। अनुज कह रहा था, नहीं भैया नहीं। लेकिन उसने जिद करके मुझसे फिर से ये बात मनवा ही ली। मुझे ऐसा लग रहा था सुनसान में लड़की को देखकर वो फिसल गया है। वो हमेशा से ये कहा करता था कि छत्तीसगढ़ की लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं और घर को बड़े अच्छे से चलाती हैं। अगर शादी वो करेगा तो छत्तीसगढ़ की लड़की से ही करेगा। कई बार मुझे कह चुका था। अब हम छत्तीसगढ़ में थे तो मुझे लग रहा था कहीं ये कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं सोच रहा। जैसे ही उस लड़की के करीब जाकर हमने ट्रक रोका, वो लड़की जो चलकर आगे की तरफ जा रही थी वो भी रुक गई, शायद घबरा गई होगी। इसके बाद खिड़की को खोलकर अनुज ने अपना वो थोपड़ा बाहर की तरफ निकाला और कहने लगा, देखिए रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान है, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरती, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है और ये जंगल में अगर जानवर आ गए ना आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं कहता हूँ आप ट्रक में बैठिए, हम आपको आगे छोड़ देंगे। ये जंगल वाला रास्ता, इससे आगे हम आपको छोड़ देंगे। अगर यहाँ कहीं आपका घर है तो भी बता दीजिए। वो लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अनुज मुझे कहने लगा, ऐसा कर ट्रक थोड़ा भैया आगे चला, थोड़ा सा तेज़ चला ना। मैंने ट्रक आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अनुज ने फिर से उस लड़की के करीब जाकर उससे सवाल किया, देखिए जगह बहुत सुनसान है, बात मान लीजिए, आ जाइए ट्रक में, हम आपको आगे छोड़ देंगे। वो लड़की अब रुक चुकी थी, उसने कुछ बोला नहीं। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और मैंने भी अनुज को कहा, देख परेशान मत कर, तू लड़की को छेड़ रहा है, ऐसे मत पूछ, मैं बात करता हूँ। अब अनुज अंदर की तरफ हुआ और मैं एक तरफ से उस लड़की को कहने लगा, देखिए आप अंदर आ सकती हैं, बाहर रास्ता सुनसान है, आप आगे जहाँ तक जाना चाहती हैं हम आपको छोड़ देंगे। देखो यहाँ काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपको समझने की कोशिश करिए, रास्ता सुनसान है। वो लड़की कुछ बोली तो नहीं, लेकिन चुपचाप हमारी तरफ देखने लगी। उसने अपने चेहरे पर जैसे घूंघट लिया हुआ था, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रक के करीब आई और पतली सी आवाज़ में कहने लगी, मुझे आप कहाँ तक छोड़ देंगे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी सी थी और शायद उसकी ये आवाज़ सुनकर अनुज जैसे लट्टू ही हो गया और बड़ा छलांगे लगाता हुआ कहने लगा, हाँ आइए, ऐसा करिए, मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा क्योंकि बाहर भी देखना पड़ता है ना, आप इस साइड बीच में बैठ सकती हैं। अब उसने ये कहा, अनुज ने छलांग लगाकर नीचे उतर कर कहा, आप ऊपर बैठ सकती हैं। वो लड़की धीरे धीरे ऊपर चढ़ के बीच की तरफ बैठ गई। ये वो सीट थी जहाँ पर अनुज बैठा हुआ था। अब अनुज भी ऊपर चढ़ा।
खिड़की वाली साइड एक तरफ होकर बैठ गया ताकि उस लड़की को परेशानी ना हो। मेरी तरफ देखता हुआ बार बार मुस्कुराए जा रहा था और कहे जा रहा था कि ये काफ़ी अच्छा बोलती है। वो इशारों से मुझे बता रहा था। उसके बाद उसने मुझे कहा, भैया ट्रक चलाओ, आप रुके हुए क्यों हो? लड़की को तो नहीं देखे जा रहे हो। मैंने मन ही मन में उसे गाली दी और ट्रक चलाने लगा। मैं ट्रक फिर से सही स्पीड में चला रहा था ताकि रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमने बड़ी आसानी से उस लड़की को ट्रक पर चढ़ा लिया था। हमें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। यहाँ उसके सिवा कोई और मौजूद भी नहीं था। तो अब लगने लगा शायद बेचारी काफ़ी परेशान होगी। पता नहीं कब से चलकर यहाँ तक आ रही होगी। रास्ता तो इतना लंबा है, यहाँ तो वीरान है, यहाँ कोई घर तो मौजूद भी नहीं। अब मैं उस लड़की से पूछ रहा था, आप कहाँ से चलकर आ रही थी? रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत खतरनाक है, कब से चल रही थी आप? उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दो सवाल मैंने पूछे, उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अनुज कहने लगा, देखो भैया, आप बात ना ही करो तो अच्छा है, आपकी आवाज़ काफ़ी मोटी है। मैं इस लड़की से बात करता हूँ, ये मेरी हम उम्र है ना, आप तो काफ़ी बड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, जानबूझकर, जैसे वो उस लड़की से बात करना चाहता था और मुझे चुप करवा रहा था। मैं उस लड़की से पूछना चाहता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन जो अनुज था उस पर लाइन मारने में लग चुका था। देखिए, आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं और आपकी जब आवाज़ सुनी थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप यहाँ जंगल में तो रहती नहीं होंगी, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं खराब हो गई थी आपकी? उस लड़की ने सर हिलाया, ना में जवाब दिया। उसके बाद अनुज ने सवाल पूछा, हाँ, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं? उसने ना में सर हिलाया और अब तो अनुज उछलने लगा था, चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। फिर से अनुज ने उससे सवाल पूछा, आपको आगे कहाँ जाना है? जो आगे वाला शहर है वहाँ जाना है? उसने सर हिला दिया। अब हम दोनों हैरान थे, आगे वाले शहर तक नहीं जाना तो कहाँ जाना है उसे? अब अनुज ने सवाल पूछा, तो आप बताएंगे आपको कहाँ जाना है? उस लड़की की अब आवाज़ पतली सी नहीं थी, भारी सी आवाज़ में उसने कहा, जहाँ मुझे जाना है वहाँ पर मैं ले ही जाऊँगा। उसने ये कहा था और पता नहीं कैसे ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था। मैंने बड़े ज़ोर से पकड़ रखा था कि कोई खड्डा आए तो स्टीयरिंग हिलना नहीं चाहिए। अचानक वो स्टीयरिंग जैसे एक तरफ घूम गया, किसी ने जैसे पकड़कर घुमा दिया हो। उस लड़की ने तो हाथ लगाया तक नहीं था। ट्रक सड़क से उतर चुका था, जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा और अनुज चीखें मार रहा था, भैया भैया पागल हो गए हो, जंगल में ट्रक घुसेड़ दिया, यहाँ कहीं पेड़ से टकरा जाएगा। और मैं उसे समझा रहा था, मैंने नहीं घुमाया, अबे ट्रक मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे लगता है ये स्टीयरिंग सही से फिट नहीं हुआ, देखो मैं घुमा रहा हूँ लेकिन ट्रक तो अपनी मर्जी से चल रहा है। अनुज कहने लगा, भैया स्पीड तो कम करो। मैंने कहा, स्पीड भी मैं नहीं दे रहा, एक्सेलरेटर पर मेरा पैर है ही नहीं, मैंने तो उठा रखा है, ब्रेक पर पैर लगा रखा है, ब्रेक नहीं लग रही, अपने आप ये ट्रक चल रहा है, जहाँ ले जाना चाहता है अब ये ट्रक ही ले जाएगा। हम घबरा गए थे। मुझे अब लगा ये ट्रक कहीं टकराएगा और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। बड़ी मिन्नतों के बाद तो ये ट्रक लिया है हमने। तभी वो जो लड़की थी उसने अपना घूंघट ऊपर की तरफ किया। उसका चेहरा पूरी तरह से पीले रंग का था, जैसे चेहरे पर हल्दी लगाई हो, और उसकी ठुड्डी पर कुछ बाल थे, कोई 5-7 बाल, वो भी घुंघराले से गोल गोल हुए पड़े थे। देखने में अब वो कोई लड़की नहीं कोई लड़का लग रहा था। साड़ी पहने हमारे बीच बैठा और उसने अपनी बाजू बाहर की तरफ निकाली, एक बाजू मेरे कंधे पर रखी, एक बाजू मेरे भाई के कंधे पर, और हमारी गर्दन को जैसे अपनी बाजू में खींच कर कहने लगा, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, जहां मैं चाहूँगा ये ट्रक वहां जाएगा। ये सुनते ही मेरी भी चीखें निकल गई थी और अनुज की भी चीखें निकल गई। हम तो ऐसे चीख रहे थे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे लगा था ये एक लुटेरा है और इसके जो साथी हैं वो ट्रक पर चढ़े हुए हैं और अब वो ट्रक को कंट्रोल कर चुके हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन वो जो स्टीयरिंग था अपने आप घूमे जा रहा था। ट्रक बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा था,
कई बार सामने कोई पेड़ आता, ट्रक दूसरी तरफ घूम जाता। स्पीड भी कम और ज़्यादा हो रही थी, जैसे कोई और इसे कंट्रोल कर रहा है। हम चीखे जा रहे और उसने अपनी बाजू से हमारी गर्दनों को ऐसे जकड़ रखा जैसे वो छोड़ने वाला ही नहीं। मैंने उसकी पीठ पर, उसके पेट पर मुक्के मारने की बहुत कोशिश की थी। उसकी पीठ, वो ब्लाउज के नीचे वाली नंगी पीठ, उस पर कई मुक्के मारे थे। उसे जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। लड़कियों के कपड़े पहने ये मर्द काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। उसने ना हमें छोड़ा, ना वो ट्रक रुका। अंधेरे जंगल में वो ट्रक आगे की तरफ बढ़ता गया और सामने हमें एक घर नजर आया। एक बड़ा लकड़ी से बना हुआ घर था, जिसके एक तरफ जैसे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था। वो ट्रक कीचड़ के करीब जाकर धीमा होने लगा और उस कीचड़ में जैसे फंस गया हो। तब जाकर उसने हमें छोड़ा था, और जैसे ही हमें छोड़ा मुझे लगा इस ट्रक से बाहर निकलना होगा। ये कोई बहुत खतरनाक आदमी है, ये हमें मार देगा। उसने ना सिर्फ मुझे छोड़ा बल्कि अनुज को भी छोड़ दिया था, और अनुज भी खिड़की वाले रास्ते से बाहर चला गया। हम सीधा कीचड़ में जाकर गिरे थे, और जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे, वो कीचड़ नहीं जैसे दलदल था। हमारे कदम उसमें फंसते जा रहे थे, पैर खींचते जा रहे थे, और मैं अपनी कमर तक उस कीचड़ में फंस गया। अब ऐसा लग रहा था ये कीचड़ हमें निगल लेगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा, वो जो ट्रक था वो धंसा ही नहीं। वो बस ज़रा से टायर थे जो कीचड़ में धंसे हुए थे, और मुझे लगा इस ट्रक को पकड़कर ही बचा जा सकता है। एक तरफ को हुआ था मैं, ट्रक के एक कोने को मैंने पकड़ा और खुद को खींचा। अब मैं उस कीचड़ से बाहर आ गया था। फिर से मैं ट्रक के ऊपर चढ़ गया, और अंदर बैठा वो आदमी कहने लगा, दूर भाग नहीं सकते, भागने की कोशिश मत करो, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। दूसरी तरफ अनुज, जो कीचड़ में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ, दूर जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो धंसता जा रहा है, और मैंने उसे आवाज़ लगाई, ट्रक को पकड़ ले जल्दी से, वरना तू कीचड़ में धंस जाएगा। ये कीचड़ नहीं, दलदल है, दलदल। तो अनुज पीछे की तरफ मुड़ा, उसने भी ट्रक को पकड़ा और वो भी ट्रक के ऊपर आ गया। हम गंदे हो चुके थे कीचड़ से, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, और उसने अपनी बाजू फिर से हमारे कंधे पर रखी, हमारी गर्दनों को पकड़ा और कहने लगा, अब दूर नहीं जा पाओगे। तुम्हें क्या लगा था, सुनसान में लड़की मिली है, साड़ी पहने हुए, सुंदर सी आवाज़, ट्रक में बिठाओगे, अपने साथ लेकर जाओगे। अब समझो मैं वो लड़की ही हूँ, अब मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। पूरी रात अब मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। मैंने उसके पांव पकड़े। देखो देखो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। ये कौन सी जगह है, देखो हमें जाने दो, हमें लूटने की कोशिश मत करो। तब वो कहने लगा, लूट कौन रहा है, मैंने तुमसे कोई चीज़ मांगी है? तुम्हारा ट्रक मांगा, तुम्हारा सामान मांगा, क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा? मैंने कहा नहीं नहीं, बस हमें जाने दो। उसने कहा नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें रखूँगा। तुम दोनों काफ़ी खूबसूरत लगते हो, भले ही इस छोटे वाले का नाक सूअर जैसा है और इसकी शक्ल भी जैसे सूअर जैसी ही है, लेकिन फिर भी चलो ठीक ही दिखते हो। चलो मेरे साथ, मेरा ये छोटा सा घर है, मेहमान नवाजी तो करने दो। मैं उससे माफ़ी मांग रहा था कि हम ये दोबारा गलती नहीं करेंगे, हमें जाने दो। उसने कहा आना तो पड़ेगा, अगर नहीं आओगे तो यहीं जान से मार दूंगा। अनुज ने आगे वाले उस बक्से से एक छोटा स्क्रू ड्राइवर निकाला और उसके पेट में घुसाने की कोशिश की। वो जैसे लोहे का बना हुआ था। स्क्रू ड्राइवर इतना तीखा होता है आगे से, उसने बड़ी ज़ोर ज़ोर से मारा, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसके पेट पर जैसे खुजली भी ना हो। तब वो अनुज को देखकर कहने लगा, कोशिश कर लो मारने की, कुछ नहीं होने वाला, तुम मुझे नहीं मार सकते। जो पहले से मरा हो उसे मारा नहीं जा सकता। उसकी ज़बान से निकले ये शब्द हमारे लिए काफ़ी थे। मेरा रंग उतर गया था, मैं समझ गया ये जंगल भूतिया है और हम भी एक ऐसे ही भूत के चक्कर में फंस गए हैं। अनुज तो बेहोश हो गया था, एक तरफ गिर गया, होंठ सफ़ेद पड़ गए थे उसके। मैं तब उसे कहने लगा, मेरा भाई बेहोश हो गया, बेहोश हो गया।
तभी वो उसकी गर्दन को और जोर से घोंटने लगा और कहने लगा, होश में भी ले आता हूँ। अनुज के चेहरे पर 2-4 मरी गई चमाटें उसे जैसे नींद से बाहर ले आई थी और उठकर फिर से वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। भले ही लड़की की साड़ी में था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम दोनों मजबूर थे और वो कहने लगा, घर में तो आना होगा। जैसा वो कह रहा था हमें वैसा करना था, तभी मौका मिलने पर हम यहाँ से भाग पाएंगे। मैंने अनुज को इशारा किया, चलो। लेकिन मैंने उससे सवाल भी पूछा, हमारे चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, कीचड़ से पार निकलकर घर तक कैसे जाएंगे? उसने कहा, कीचड़ भी मर्जी से चलता है, ऊपर चलकर मेरे घर तक जा सकते हो। अब वो अनुज वाली साइड से नीचे उतरा, हमें भी इशारा करने लगा, चलो। वो कीचड़ के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे वो कीचड़ नहीं पत्थर हो। आराम से निकलता हुआ आगे चला गया। अब उसके पीछे पीछे हम भी। यहीं पर अनुज फंसा था उस कीचड़ में, अब उसी जगह के ऊपर से चलता चलता आगे बढ़ रहा। हम उस घर के दरवाजे पर थे। वो आदमी ने वो दरवाज़ा खोला और सिर्फ खोला ही नहीं, धक्का देकर अपना ही दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर वो कहने लगा, आओ आओ, हम दरवाज़ा खोलते नहीं तोड़ देते हैं। अब आगे जाकर ये नया दरवाज़ा बनाना पड़ेगा। वो घर अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था ये पुराने ज़माने का घर हो और अंदर कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था, अलग अलग तरह का कचरा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी थी जो पाँव में लग रही थी। शराब की बोतलें, आसपास पड़े हुए लिफाफे, वो रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ जो ज़मीन से चिपकी हुई थी, चबाई गई च्युइंगम जो छत पर थी नीचे की तरफ लटकी जैसे डिज़ाइन दिए गए हों। सामने टूटे हुए सोफ़े पड़े थे। एक सोफ़े पर मैं और अनुज बैठ गए थे। वो आदमी दूसरे कमरे में चला गया। तब अनुज कह रहा था, सामने वाला दरवाज़ा खुला है, चलो भागते हैं, जल्दी से भाग जाते हैं। मैंने उसको कहा, हम तो भाग जाएंगे, ट्रक यहीं पर रहेगा और हो सकता है ये ट्रक चुराकर यहाँ से निकल जाए। अब तू बता, क्या हमें अपनी ज़िंदगी बचानी चाहिए या ट्रक को बचाना भी चाहिए? अनुज भी मेरी तरफ देख रहा था। मुझे भी लग रहा था कि कुछ इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है और क्या करना चाहता है तो कोई भूत या प्रेत ही। वो जिस कमरे में गया था वहाँ से कुछ समय तक बाहर नहीं निकला, लेकिन एक और दूसरा कमरा था जिसका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, लगभग 10 फुट बड़ा दरवाज़ा। उसके अंदर से टक टक की आवाज़ आ रही थी, जैसे 2-3 सेकंड बाद एक टक की आवाज़ आती, फिर से टक की आवाज़ आती, जैसे अंदर कोई काम चल रहा हो या कोई मशीन चल रही हो। 5 मिनट हो चुके थे, वो आदमी कमरे से बाहर ही नहीं आया और हमें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। अनुज ने कहा, वो दूसरे कमरे में देखते हैं ना कौन सी आवाज़ आ रही है, पहचाने तो सही ये आदमी है क्या चीज़ करता है यहाँ पर। मैंने अनुज की बात मानी और चुपके से हम खड़े हुए। उसने हमें कुछ कहा थोड़े ना था, चुपचाप हम दूसरे कमरे में देख सकते थे। वो बड़ा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। हमने हाथ का धक्का दिया और अंदर देखने की कोशिश की, आखिर किसकी आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुल गया, सामने एक अजीब काले रंग का गंजा आदमी था। वो इतना ज़्यादा काला था जैसे शरीर पर तारकोल मला हुआ हो, लेकिन हाथ में एक बड़ा सा हथियार, ये वो बड़ा सा चाकू था जिससे मांस को काटा जाता है। और वहाँ वो काट भी रहा था जैसे नॉन वेज बनाने की कोई तैयारी कर रहा हो। वो जो मांस के टुकड़े थे ना, वो बड़े बड़े थे। वो मुर्गी का मांस नहीं था, वो बकरे का मांस नहीं था, वो इंसानी बाजुएं एक तरफ पड़ी हुई और दूसरी तरफ छोटे छोटे टुकड़े। उसने उस बोरे से एक और बाजू निकाली, उसके बाद उसे भी उस बड़े चाकू से काटना शुरू कर दिया। ये देखते ही हमारे चेहरे उतर गए। मेरी तो टांगें कांप रही थी, कब मैं पैंट में मूत गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझ गया यहाँ हमारे साथ क्या होने वाला है। उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं था, वो तो अपने काम में लगा हुआ। हमने हल्के हाथों से वो दरवाज़ा उतना ही फिर से बंद कर दिया जैसे वो पहले था। अब उस घर का वो दरवाज़ा खुला था और अनुज ने कहा, भागो भागो यहाँ से।
हमने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही हम बाहर की तरफ भागने लगे, हमें लगा जिंदगी बचानी होगी, ट्रक तो फिर मिल जाएगा। कटी हुई बाजू, कटी हुई टांगों से क्या करेंगे, जिंदा ही नहीं बचेंगे। हम उस जंगल के अंदर की तरफ भागते गए और वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं था, हर तरफ धुआं ही धुआं। ऊपर चांद की रोशनी में कुछ नज़र आ रहा, वरना दूर दूर तक तो कुछ नहीं दिख रहा था। हम जान बचाकर भागे जा रहे थे और आगे हमें छोटा सा झोंपड़ा नज़र आया। उस झोंपड़े के पीछे से धुआं निकल रहा था, वहाँ जैसे किसी ने आग जला रखी हो। और हमें लगा बचने के लिए हमें उसी तरफ भागना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी। यहाँ कोई ना कोई तो होगा मदद करने के लिए, वरना जंगल में भटके कोई जानवर ही काट कर ना मार दे। जैसे ही उस झोंपड़े के करीब पहुंचे, सामने वाला खुला दरवाज़ा धक्का देकर हमने अंदर की तरफ पूरा खोल दिया था। उसके बाद अंदर देख रहे, अंदर कोई मौजूद नहीं था। वो जो आग थी झोंपड़े के पीछे से रोशनी को छोड़ रही थी, तो हम घूमकर झोंपड़े के पीछे गए। 3 औरतें थीं, वो आग जलाकर वहाँ बैठी हुई और नीचे कुछ जैसे घास फूस रखा हुआ, जैसे कोई सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हो। हम उनके करीब जाकर रोना शुरू कर चुके थे और मैंने कहा, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। वो घर में कुछ है, वो भूत है, पता नहीं क्या है। इंसानों की टांगें बाजू काट काट कर वहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, हमें बचा लो। वो तीनों औरतें जैसे हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि उनका ध्यान हम पर गया ही नहीं था। भागकर जब उनके करीब आए, हमने बोलना शुरू किया, वो हक्की बक्की सी हो गई और एकदम तीनों एक साइड होकर हमारी तरफ देख रही। और मैं बार बार कहे जा रहा था, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और फिर मुस्कुराकर उनमें से एक, जिसकी उम्र शायद सबसे ज़्यादा थी, वो 40 से 45 साल की लग रही थी, उसने हमारी तरफ देखकर कहा, तुम वहाँ फंस कैसे गए? तुम्हें पता है वो कितने बुरे हैं, कितनी बुरी तरह से काटते हैं। अगर तुम वहाँ पर रह जाते ना तो काट काट कर तुम्हारा दुम्बा बना देते। आओ हमारे साथ बैठ जाओ, जब दिन होगा तुम्हें पास के शहर में छोड़ देंगी हम उनके पास बैठ गए थे। इतनी गर्मी में वो आग जलाकर हाथ सेक रही थी, तो हमें लगा हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जब इंसान डर जाता है ना, ठंडा फिर जाता है। मौसम गर्मी का था, माथे पर पसीना आ रहा था, लेकिन हाथ पांव ऐसे ठंडे हो चुके थे जैसे किसी बर्फीले इलाके में हम बैठे हों। हम भी हाथ सेकना शुरू हो गए। अनुज तो थर थर कांप रहा था, लेकिन अब हमें लगा कोई है जो हमारी मदद करेगा। मैंने फिर से उनसे कहा था, वो बहुत खतरनाक है, वो हमारे ट्रक पर कंट्रोल कर चुका था, हमें उस घर में ले गया। आप अभी चलना सही नहीं समझोगे? उसने कहा, नहीं, रात के अंधेरे में बहुत डरावनी डरावनी चीज़ें होती हैं। ये जंगल बहुत खतरनाक है, सुना नहीं तुमने कभी? ये जंगल भूतिया है। मैं अपनी मुंडी हिलाई थी और ऐसा ही अनुज ने भी किया था। हम दोनों चुपचाप वहीं पर बैठ गए थे। 10 मिनट ही हम वहां पर बैठे थे। उस औरत ने कहा, तुम ज़्यादा ठंडे लग रहे हो, ऐसा करो उस झोंपड़े के अंदर चले जाओ, आराम करो, सुबह के वक्त हम तुम्हें उठा देंगी, कुछ ना कुछ खाने के लिए भी बना देंगी। उसने ये कहा और हमें झोंपड़े के अंदर भेज दिया। इसी के साथ उसने वो दरवाज़ा बंद किया और बाहर एक फट्टा फंसा दिया। ये जो घर था ये लकड़ी का बना हुआ था। इसी के साथ घास फूस भी बड़े मोटे तरीके से लपेटा गया था। ये ज़्यादा सुरक्षित था, लेकिन अगर कोई चीज़ इसे तोड़ने पर आए तो आसानी से तोड़ सकती थी। इसीलिए उस औरत ने कहा, आवाज़ मत करना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम अंदर हो। हम तो बच ही जाएंगी, हमारा तो रोज़ का काम है, चुपचाप अंदर ही रहना। उसने हमें अंदर लिटा दिया था। वो दरवाज़ा मोटे से फट्टे से बंद कर दिया था। उसके बाद वो आग के करीब गई और फुसफुसाहट की आवाज़ें आती गई। काफ़ी समय तक वो फुसफुसाहट की आवाज़ें आती जा रही थी। उसके बाद धुआं जो कि बाहर था, अब उस झोंपड़े के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। धीरे धीरे धुआं इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, अनुज कहने लगा, ये क्या, इन्होंने आग ज़्यादा जला दी, इतना ज़्यादा धुआं कैसे हो गया? धुएं के साथ ही पास वाली दीवार से जो लपट आग के अंदर की तरफ आई, उसने जैसे मेरी पीठ को ज़रा सा जला दिया। छलांग लगाकर मैं खड़ा हो गया और देख रहा था, एक तरफ की दीवार जल रही थी और उसके बाद बाहर से हंसने की आवाज़ें।
एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, बड़ी छोटा छेद सा था उस झोंपड़े में हवा अंदर आने के लिए। और वहां से बाहर देखा, तीनों हंस रही। अब वो भयानक चेहरे जो हमने देखे थे, वो उनका शरीर तो बिल्कुल औरतों जैसा ही था, चेहरे जैसे चमगादड़ जैसे बन गए थे, काले, और आंखें लंबी लंबी सी। वो जैसे चुड़ैलें थी जो हंस रही थी। उनकी हंसी हमें जलाने वाली ही थी। आग लगा दी थी झोंपड़े पर, हमें जला देना चाहती थी। और बाहर से वो कुछ बोल रही जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। और मैंने चीख कर कहा, हमें बाहर निकालो, आग लग गई, बाहर निकालो। और उसने भी चीख कर जवाब दिया, हम ही ने तो लगाई है, बाहर निकाल देंगी तो वो क्या होगा जो हम चाहती हैं। अब उस झोंपड़े में चारों तरफ से आग लगी हुई थी और हम चीखे जा रहे। ऐसा लग रहा था उस झोंपड़े में जलकर ही मर जाएंगे। वो जो फट्टे थे, वो जो डंडे थे झोंपड़े को बनाने के लिए जो लगाए गए थे, उसे धक्का देकर भी हम गिरा नहीं पा रहे थे। वो जो लकड़ी के कई छोटे छोटे हिस्से वो घर को बनाने में लगे थे, वो भी जैसे उखड़ नहीं रहे थे। बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एक हॉर्न की आवाज़ आई। यह हॉर्न की आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही थी, हमारे ही ट्रक की हॉर्न की आवाज़। वो ट्रक झोंपड़े के बीच ही घुसा डाला था किसी ने। उसके बाद वो खिड़की खुली और ये वही आदमी था, वो साड़ी पहने हुए हमें इशारा कर रहा, बैठ जाओ चुपचाप वरना जलकर मर जाओगे। आग इतनी तेज थी, वो झोंपड़ा धू धू करके जल रहा था और हम दोनों ने छलांगे लगाई। और वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर दोनों बैठ चुके थे सिमट कर। डर हमें यहाँ पर जलकर मरने का भी था, लेकिन उसने बिठाया था तो हमें डर कटकर मरने से भी लग रहा था। अब हम सिमट कर ट्रक के कोने में बैठे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए। और वो ट्रक को वो जंगल में चला रहा था, खड्डों के बीच से निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेशनल ड्राइवर हो। वो साड़ी पहने हुए भूत वो ट्रक को चला रहा और हम पैसेंजर सीट पर ऐसे बैठे जैसे किसी अनजान के ट्रक में बैठे हों। वो ट्रक को आगे ले जाता रहा और उससे सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं थी। अनुज ने मेरे कान में कहा था, जहां मौका मिलेगा वहां से भाग निकलेंगे। शायद वो दोबारा घर की तरफ ले जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो किसी और दिशा में आगे की तरफ ले जाता जा रहा था, जंगल के बीच से ही ट्रक को चलाता हुआ। सामने जो हमें नजर आया उस पर यकीन ही नहीं हुआ। 5 बाघ थे जो सामने ट्रक को रोकने के लिए खड़े थे और उस आदमी ने भी जैसे ट्रक को धीमा कर दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहीं ये हमें यहाँ फेंक तो नहीं देगा बाघों का शिकार बनाने के लिए। हम रो रहे थे, हम जैसे कराहने की कोशिश कर रहे थे, अंदर डर ही बहुत ज़्यादा था। उसने वो 4-5 बाघों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बाघ, उन्होंने हमारी आंखों के सामने रूप बदला था। वो साधारण बाघ नहीं थे, जैसे बाघ मानव थे, भेड़ या मानव की कहानियों की तरह बाघ मानव। वो अब इंसान बन गए थे, जैसे शरीर पर कई सारी धारियां, ऐसी धारियां थी जैसी कि वो बाघों के ऊपर होती हैं। ज़ेब्रा मानव जैसे भी लग रहे थे और छलांगे लगाकर वो ट्रक पर चढ़ गए। वो आदमी जो ट्रक चला रहा वो ऐसे मज़े में उछल रहा जैसे वो कोई एडवेंचरस राइड पर निकला हो। वो नाखूनों से ट्रक को नोचने की कोशिश कर रहे, आगे वाले कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहे। और हमारी साइड में जब वो एक बाघ मानव लटका हुआ वो खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। इस साइड की जो खिड़की है ना, उसकी कुंडी कमज़ोर है, ज़रा सी हिलाने पर कुंडी खुल जाती है, इसीलिए हमें वहाँ ताला लगाना पड़ता है। अब बैठे हुए ताला थोड़ी ना लगाना था। तो वो बार बार उस खिड़की को हिला रहा था और हमें लगा वो खिड़की खुल जाएगी, वो खुल जाएगी और ये हमें नोच डालेगा। इसीलिए वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए उस आदमी से हमने कहा, ये खिड़की खुल जाएगी, वो हमें खींचने वाला है, हमें बचाओ। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो मैं आगे क्या करता हूँ। उसने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वो ट्रक एक पेड़ के करीब से गुजारा और जो खिड़की के साइड में लटका हुआ खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था, उसकी पीठ जैसे उस पेड़ से घिसटी और वो नीचे गिर गया। बाकी बाघ अब भी जैसे ऊपर लटके हुए थे।
वो बाघ मानवों के बड़े बड़े नाखून जैसे कांच को तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन कोशिश उनकी पूरी थी। वो कभी दाईं तरफ से किसी पेड़ के करीब से गुजारता और ट्रक का एक हिस्सा उस पेड़ से टकरा जाता। इस तरह से उसने सभी के सभी बाघों को उस ट्रक से नीचे गिरा दिया था। एक जो आगे लटका हुआ था उसे तो जैसे वो कुचल कर मारना चाहता था। वो बाघ चीख रहा था, उसका खुला मुंह साफ बयां कर रहा था कि वो डरा हुआ है, अकेला था वो, और ये ऐसे मुस्कुराता हुआ जैसे उसे मारने का बड़ा खतरनाक सा प्लान बनाया है। अचानक इसने ब्रेक लगाई और हमारे चेहरे भी आगे वाले कांच पर टकरा गए। जो आगे कांच पर लटका हुआ वो बाघ मानव था, वो नीचे गिर गया। वो कुछ घिसटा आगे की तरफ और इसने जो ट्रक चलाना शुरू किया वो आगे आगे भाग रहा, ये उसके पीछे पीछे। ये उसको कुचलना चाहता था और बचने के लिए वो पेड़ों के इर्द गिर्द से निकलने की कोशिश कर रहा। ट्रक नहीं छोड़ा इसने, उसके पीछे पीछे वो बड़ी मुश्किल से पास से गुजरा था। ये तो उसे कुचल कर मार ही देना चाहता था। हंस रहा था ये वहशी की तरह। आखिर ये कैसी जगह है, क्या देखने को मिल रहा है। ये ट्रक चलाए जा रहा था और हम में हिम्मत तक नहीं थी कोई सवाल पूछने की। चुपचाप एक तरफ बैठे हुए, भूतों की नगरी में फंस गए हैं हम। बस बचने के लिए एक मौका चाहिए। इस बार मौका मिला तो हम रुकेंगे नहीं। वो ट्रक को उसी जंगल में एक खास जगह पर लेकर गया। ये एक पीपल का पेड़ था जिसके पत्ते चमक रहे थे। ये चांद की रोशनी के कारण नहीं चमक रहे थे, उनमें एक अलग सी चमक थी। और उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई एक औरत जो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसके पाँव उल्टे थे और वो अपने पाँव को हिला रही। तब उस आदमी ने कहा था, यहीं पर बैठो, बाहर मत जाना, पता तो है ना बाहर क्या चीज़ है। मैं बस 1 मिनट में आया उसे लेकर। हम वहीं पर बैठे थे, डरे हुए थे। हमें लगा यहाँ से भागेंगे ये हमें मार देगा, ट्रक से कुचल कर, जो कि हमारा ही है। वो उस पेड़ पर छलांगे लगाता हुआ चढ़ गया और वो जो लड़की वहाँ टांगे लटका रही वो घबरा गई। वो एक हल्की सी टहनी पर चली गई थी जो मुड़ने लगी थी और इसने छलांग लगाई, उसे गर्दन से पकड़ लिया। थी तो वो भी भूतनी ही, लेकिन इसने वहशी की तरह उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका शरीर तड़प रहा था, लेकिन इसने उसकी बाजू धड़ से खींचकर अलग की, दोनों बाजुएं, फिर दोनों टांगे अलग कर दी। शरीर के अलग अलग हिस्से थे उसके, और इसने जेब से झोला निकाला और उसके उन हिस्सों को झोले में भरा। और ये देखकर हमें लगा ये हमारे साथ ऐसा ही कुछ करेगा। भागो यहाँ से, ये तो भूतों तक को नहीं छोड़ता, चुड़ैलों तक को नहीं छोड़ता। हमने अपने तरफ वाली खिड़की खोली और भागना शुरू कर दिया। वो पीछे से आवाज़ें लगा रहा था, रुक जाओ रुक जाओ। हम रुकने वाले नहीं थे। हमें लगा यहाँ से दूर निकल जाना है, सड़क दिखेगी, कोई मदद करने वाला होगा और हम भाग निकलेंगे। अगर कोई घर दिखा हम रुकने वाले नहीं, अगर कोई और दिखा हम रुकने वाले नहीं। हम तो शहर आने से पहले रुकेंगे ही नहीं। भागते भागते आगे वाले जंगल में कोई धुआं नहीं था, साफ साफ दूर दूर तक नजर आ रहा। वहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई कीड़े की आवाज़ नहीं, कोई जानवर की आवाज़ नहीं। अचानक एक अलग चीखें, ये जैसे लड़कियों की चीखें लग रही थी, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं, जैसे प्यार से कोई चीखें मार रहा हो। हमने देखा ये चीखों की आवाज़ें आसमान से आ रही थी। तभी ध्यान दिया ऊपर जैसे चमगादड़ उड़ रहे हों। वो चमगादड़ काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे भागते गए हमें वो चमगादड़ और बड़े होते हुए दिख रहे थे। वो नीचे की तरफ आ रहे थे। वो चमगादड़ नहीं थे, जैसे हट्टे कट्टे इंसान, पूरी तरह से सफ़ेद रंग के उनके पंख लगे हुए, और वो लड़कियों की तरह चीखें मार रहे थे। बिल्कुल चील की तरह गोल गोल उड़ते घूम रहे, हमें घेर रहे थे वो। अनुज मुझे पकड़ कर भाग रहा था, मैंने भी उसकी बाजू पकड़ी हुई, और उनमें से एक उड़ता हुआ वो अजीब सा जीव जैसे अनुज को उठाकर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा। मैंने उसकी बाजू पकड़ी थी, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ये क्या है? पास से उसका चेहरा जैसे पिशाच जैसा लग रहा था। उसकी चमड़ी भी वैसी ही चमकदार थी। उसने खुद कपड़े नहीं पहने थे और अनुज के कपड़ों को नाखून से खींचकर अनुज को उड़ाना चाहता था हवा में। उसके कपड़े
खींचते हुए नोचते हुए फटते जा रहे और पीछे से पूरे कपड़े फट गए थे। इसके बाद खींचना चाहा मुझे भी, एक ऐसे ही पिशाच ने, मेरे कपड़े भी फटे। वो बार बार नोचने के लिए नीचे आते, कपड़ों में नाखून फंसाते और फाड़ डालते। आगे पीछे हर जगह से कपड़े फाड़ डाले थे और हम बिल्कुल शहर के किसी भिखारी जैसे लग रहे थे। फिर बारी आई बालों को नोचने की। वो हमारे सर पर नाखूनों से बालों को नोचने की कोशिश कर रहे। वो तो भला हो उस नाई का जिसने हमारे ये बाल काफ़ी ज़्यादा छोटे काटे थे। लंबे बाल होते ये बालों से खींचकर हमें हवा में उड़ा देते। हम भाग रहे थे आगे की तरफ। हम उसके बाद इनसे बचना चाहते थे जो ज़मीन पर ही उतर आए। पंखों को जैसे अपनी पीठ में खींचकर उन्होंने घुसा डाला था। पंख गायब थे, लेकिन ये बिना कपड़ों वाले अजीब से पिशाच हमें पीछे से भगा रहे और नोचने के लिए नाखूनों को करीब से निकाल रहे। पीठ पर कुछ खरोंचें पड़ी थी और हमारी रफ्तार तेज हो गई। इनकी संख्या बढ़ रही थी और हमें लगा ये नोच नोच कर हमें मार डालेंगे। पता नहीं कहाँ से फरिश्ता बनकर वो ट्रक फिर से आ गया और वो ट्रक ड्राइवर जो उसे चला रहा था, साड़ी पहने हुए वही भूत। उसने 4-5 उन पिशाचों को तो ट्रक के नीचे कुचल कर ही मार डाला था। बाकी को वो कुचलने की कोशिश कर रहा। जो पिशाच हमारे पीछे पड़े थे वो तो हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे ताकि ट्रक के नीचे ना आ जाएं। ट्रक हमारे करीब रोक कर वो कह रहा था, ट्रक में बैठोगे या मरना चाहते हो? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तो मारे ही जाएंगे। इसने अब तक हमला नहीं किया है, फिर से जब सही मौका मिलेगा इससे भाग जाएंगे। ये सोचकर फिर से ट्रक पर बैठ गए थे हम रो रहे थे और वो हमारी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा। 5 पिशाचों को कुचल कर मारा था। जितने में बाकियों ने पंख निकाले उड़ निकले, उतने में इतने पिशाचों को उसने मार डाला और खुशी खुशी उन पिशाचों की लाशों को वो झोले में डाल डाल कर ट्रक के पीछे फेंके जा रहा। फिर उसने ट्रक पीछे की तरफ घुमाया और कहने लगा, घर जाने का वक्त है। हम दोनों कांप गए थे और वो कुछ ही पलों में हमें उसी घर में ले आया था। वो हमें कह रहा था, ट्रक चलाने की कोशिश मत करना, यहाँ से जाना मत, मैं सही जगह तुम्हें छोड़ दूंगा, बस 1 मिनट सामान रख के आया। वो सभी झोलों को ट्रक में जो रखे हुए थे अंदर रख कर आया और टक टक की आवाज़ अंदर से आ रही थी। ये बाजू, ये टांगें अंदर काटी जा रही होंगी। हम इतने डरे थे कि मैं ट्रक चला ही नहीं पाया, ना अनुज। हम बस जैसे मौत का इंतज़ार कर रहे थे, बचने के लिए बस सोच रहे थे क्या कर सकते हैं। अनुज ने इशारा किया था, ट्रक चलाओ भैया, ट्रक चलाओ। हिम्मत बढ़ाई उसने, तभी मैंने छलांग लगाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक चलाया और ट्रक मेरे कंट्रोल में नहीं, स्टीयरिंग नहीं चल रहा था, ना स्पीड दी जा रही, एक्सेलरेट वो ट्रक हो ही नहीं रहा था, जैसे कंट्रोलर्स काम नहीं कर रहे। और वो चलता हुआ आया, मैं छलांग लगाकर अपनी सीट पर ही बैठ गया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहने लगा, ट्रक तुमसे नहीं चलेगा और भागकर बाहर जाने की कोशिश मत करना, अब तुम्हें लेकर चलता हूँ जहाँ जाना है। हम दोनों डर गए। उसने ट्रक चलाना शुरू किया और चलाते चलाते जैसे वो सड़क पर आ गया, अब सड़क पर ट्रक चला रहा था। अब उसने उसी जगह ट्रक रोका जहाँ से वो ट्रक पर चढ़ा था, वही पेड़ बिल्कुल वैसे, और ट्रक से उतरकर वो कहने लगा, बहुत अच्छे, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे लिफ्ट दी, अब मैं आगे जाना चाहूँगा, ये घूंघट ओढ़ लेता हूँ, अब आगे और भी कई काम करने हैं। पता नहीं अनुज को दिमाग में क्या आया था, उसने उससे सवाल किया, तो तुम हमें मारोगे तो नहीं? हमने जो देखा हम डरे हुए हैं। और उसने कहा, नहीं, मैं इंसानों को नहीं मारता, बल्कि वो जंगल में जो चुड़ैले पिशाच ये हैं ना, उनके हाथ लग जाते वो तुम्हें मार डालते। मैंने तुम्हें बचा लिया क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद ली है, तो मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। अब इस ट्रक को लेकर यहाँ से निकलते बनो, इससे पहले कि कोई आकर तुम्हें नोचने की कोशिश करे। मैं जैसे समझ नहीं पा रहा था, क्या उसने हमें छोड़ दिया है या वो बस हमारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा है। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और अब स्टीयरिंग अच्छे से चल रहा था।
वो हमारे पास से गुजरने ही वाला था। तभी उसने मुझसे सवाल किया, माफ़ करना, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। घबराते हुए मैंने कहा, मेरा नाम मनुज है और ये मेरा भाई, इसका नाम अनुज है। उसने कहा, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम भीकू मात्रे है और मेरा वो दोस्त जो मेरे लिए काम करता है उसका नाम जयकांत शिकरे है। हम इस जंगल में ऐसी प्रेत आत्माओं को, ऐसी शक्तियों को काट कर छोटे टुकड़ों में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम भी मरे हुए ही हैं, लेकिन हम किसी को मारते नहीं। तुमसे फिर मिलेंगे। अगर फिर कभी यहाँ एडवेंचरस राइड पर जाना हो तो आ जाना, बिल्कुल यहीं पहचान कर लो इस जगह की। यहीं पर मिलूंगा मैं, घूंघट ओढ़े हुए, ये चमकदार साड़ी पहने, ठुमके लगाता हुआ चला जा रहा होऊंगा। आवाज़ लगा देना, कहना कोई मदद चाहिए तो आ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊंगा और फिर से मज़े करेंगे। उसको अलविदा कहा था, लेकिन अलविदा मन से नहीं, बस ज़बान से ही किया था। मैं ट्रक चलाकर जो वहाँ से निकला, इतनी तेज़ ट्रक चलाया था कि जो खड्डे भी आ रहे थे वहाँ से ट्रक टूटे तो टूटे, जान बचनी चाहिए। वो 40 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा निकाला और आगे जाकर हाईवे में जब वो ट्रक पहुँचा तब जाकर संतुष्टि हुई थी कि हम जिंदा बच गए। ट्रक की हालत ऐसी हो गई थी जैसे पता नहीं कितनी सड़कों पर हम टक्करें मारते हुए आए हैं। वहाँ हाईवे पर पहुंचकर एक ऐसे ही सड़क पर बने हुए रेस्टोरेंट में हमने वो ट्रक को रोका था और वहाँ खाना खाते वक्त हमारी जो हालत थी, हमारे जो कपड़े थे, सब हंस रहे थे। ये 24/7 चलने वाला रेस्टोरेंट था और रात को उन्होंने भी पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी थी। हर कोई बाहर निकल कर हमें देखने के लिए आ रहा था। फटे हुए कपड़े, टूटा हुआ ट्रक, वो पूछ रहे थे आखिर क्या हुआ, और हमने उन्हें कहानी बताई तो उनकी हंसी नहीं रुक रही। हमारा ट्रक भी बुरी तरह से टूट चुका था और हम वहाँ से निकले और ये रात यादगार बन गई। भले ही खर्च हुआ था लेकिन सबक मिल गया। जो रास्ते भूतिया कहे जाते हैं वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, और जब हम जाते हैं ये सब होता है। वो तो शुक्र है भगवान का, हम उस रास्ते से गुज़र गए। कहीं बुरे फंसे होते तो हम शायद ज़िंदगी से गुज़र जाते।